लोगों ने नासमझी करते हुए ऐसे आदमी को विधायक बना के भेज दिया जिसको अखबार भी उल्टा पकड़ता, अखबार भी पढ़ना नहीं आता। भाइयों, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं सांसद हूं। अभी 29 में लोकसभा के चुनाव है देश के अंदर। 29 को अभी बड़ा समय है। हमारा जीवन 25 साल से इन किसानों के लिए, किसानों के बेटों के लिए लड़ते हुए सड़कों पे, विधानसभा और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर गुजरा। सत्ता को हमेशा ठोकर मारी और आपके सम्मान की जहां भी बात आई, सारी सुख सुविधाएं छोड़ के आपके मान और सम्मान के लिए हार्डकोर अपराधी, बड़े नेता, भूमाफिया, शराब माफिया, बजरी माफिया, तमाम राजस्थान के बड़े अपराधी जिनके नाम से आपके नेता अपना मोबाइल बंद कर देते थे, कहते थे हमें इनसे कोई मतलब नहीं, वो जाने उनका, राम जाने लड़ने वालों का, मरने वालों का। उस समय भी हनुमान बेनीवाल जो विधायक नहीं था, 2005 से लेके 2025 3 तो मुख्यमंत्री बदल गए, 2 सरकारें मुख्यमंत्रियों की देखी। और उन हार्डकोर अपराधियों को जो किसान के बेटों के सीने पे गोलियां मार रहे थे, जो पुलिस वालों को भी गोलियां मार रहे थे, राजस्थान की पुलिस उनके नाम से कांपती थी। संघर्ष करके हिम्मत नहीं हारी, छोटे भाइयों को साथ दिया, जान हथेली पे रख के वसुंधरा के उस शासन का मुकाबला किया जिस शासन के अंदर मेरे हथियार, पासपोर्ट सारे जब्त कर लिए थे और मुझे मारने के कई षड्यंत्र उन सरकारों के अंदर रचे गए। लेकिन मेरे पे तेजाजी महाराज की कृपा थी, मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। गाड़ी के कांच जरूर 2-3 बार फूट गए थे मेरी गाड़ी के, वो मैंने नए डलवा लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। ये आपने देखा राजस्थान के। आज मैं रिया की धरती पे आपके बुलावे पर आया हूं। आप लोग आए, रिया के सर्व समाज ने कहा अब हमारे जाट समाज के बच्चों के ठेके तो क्या आप नहीं आओगे? सामने जाट हैं। मैंने कहा जाट समाज का तो खाली नाम है, असली ठेकेदार तो दूसरे हैं। हमारे वाले तो 2-2% में, 4-4% में, और कई दिख रहे हैं ये 50-50 हजार रुपए महीने की तनख्वाह में खड़े हैं उनकी रखवाली करने के लिए। भाई हम तुम्हारी बजरी आगे एस्कॉर्ट करके पार करा देंगे, क्योंकि हमारा तो यूज हुआ राजस्थान के अंदर, देश के अंदर। जब चाहा बड़े लोगों ने हमारे समाज का यूज किया, हमारे भोले भाले लड़कों को ऐसे ढेर बताया कि इतनी कमाई हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। जान हथेली पे लेके वो लड़े यहाँ पे और कमाई दूसरे लोग करें। भाइयों, ये जो लीज इस बार देखिए, हमारी जो लड़ाई थी बजरी, वो बहुत बड़ी लड़ाई थी। मैं मेघराज सिंह को लंबे समय जानता हूं। जिस नेता ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, उस नेता के घर पे वो लिफाफा भेज देता था और नेताजी चुप हो जाते थे, चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के। एक नेता के साथ तो मैं लड़ने गया था और फिर मुझे पता लगा उस नेता के स्वर बदल गए, तो पता लगा कि मेघराज सिंह से मीटिंग हो गई उसकी। तो भाइयों, उस मेघराज को ईडी सीबीआई आई और घर पे ताला लगा के दीवार कूद के भगा दिया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। सारा ये तो काम है बिना सरकार के। और सपोज करो कि अगर 10 एमएलए मेरे आ जाते फिर क्या होता बताओ? दिखते क्या मेघराज वगैरह राजस्थान के अंदर? लेकिन 10 एमएलए आते कहां से? जहां से मैंने शुरुआत करी वही छीन लिया आपने मेरा। 3 सीट थी मेरे पास, भोपालगढ़, मेड़ता, खींवसर, जिनको मैं बहुत ताकतवर मानता था, जिनका दिन भर मैं देश में प्रचार करता था कि मेरा मेड़ता, खींवसर और भोपालगढ़, भाई तुम ये मजबूत इलाके हैं जो राजस्थान को नई ऊर्जा दे रहे हैं, वो तीसरी ताकत की बात कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से नजर लग गए
और कांग्रेस और बीजेपी ने तो हमेशा इस बात के लिए हाथ मिला लिया कि तीसरी ताकत राजस्थान में खड़ी नहीं होनी चाहिए। जब भी तीसरी ताकत खड़ी हो उसको खत्म कर दो। जब भी कोई किसान नेता सर उठाए उसे कुचल दो। इस मामले में दोनों पार्टियां हमेशा एक हो जाती थी। पहले मेड़ता भोपालगढ़ हाथ से निकला, खींवसर से मैं जीत गया था, लेकिन वो जीत नहीं थी, 2000 की जीत। और जिस कैंडिडेट, हाँ मैं अगर राजनीतिक आदमी होता तो मैं एमपी का चुनाव मेरे घर से लड़ा देता, नारायण को लड़ा देता, मेरी पत्नी को लड़ा देता। वो जीतती पक्का, अलायंस में था, वोट वैसे वैसे मिलते जैसे मिले थे, और मैं एमएलए रह जाता। कि खींवसर के लोग कमजोर नहीं है, 1 लाख जाट, 65,000 शेड्यूल कास्ट, 15,000 मुस्लिम, और कांग्रेसी वोटों का अगर हिसाब करें तो 2 लाख वोट बीजेपी के खिलाफ खींवसर क्षेत्र के अंदर है, और 86,000 वोट बीजेपी के समर्थन में खींवसर में। 15-16 साल के अंदर खींवसर क्षेत्र के अंदर 80,000 ढाणियों में अंधेरा था। जब 8 में मैं गया, न स्कूल थे, न कॉलेज थे, न अस्पताल थे, न बड़ी सड़कें थी। मैंने भाइयों सड़कों का रिकॉर्ड बना दिया, और तमाम जगह 18 फीट, 20 फीट, 24 फीट बड़ी सड़कें बनवाई खींवसर क्षेत्र में। और खींवसर का जितना ध्यान रखा उतना ध्यान मैंने मेड़ता का भी रखा। हाईएस्ट मेड़ता में अगर सड़कें बनी तो आपकी एमएलए साहिबा इंदिरा बावरी के नेतृत्व में 5 साल में मेड़ता विकास के पथ पे आगे चला। और मैंने लास्ट में उस समय कहा था, ये सरपंच साहब बैठे रामनिवास जी पादू वाले, 10-20 ये बीजाथल वाले सरपंच साहब, इंदिरा जी, सब लोगों ने कहा कि साहब हमारे यहाँ पे रिया में कॉलेज खुलवाओ। गहलोत की सरकार थी, और जाती जाती सरकार मेरे हाथ आ जाती। आपको भी पता, जब 1.5-2 साल लास्ट के बचते हैं ना, तब मैं ही छक्के लगाता हूँ सरकार के अंदर। मैंने कहा करवा दूंगा, रिया में कॉलेज खुलवा दिया, और बजरी माफिया को बंद कर दिया। और सबसे ज्यादा हार आरएलपी की रिया इलाके के अंदर हुई। हंसने की बात नहीं, सुनिए मेरी बात। कांग्रेस बीजेपी तो चाहते ही थे। कांग्रेस ने जो कैंडिडेट ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया कि जिससे आरएलपी हारे, आपको समझना चाहिए था। भोपालगढ़ मंदिर में यही हुआ। भोपालगढ़ के एमएलए के लिए लोग कहते थे कि इनसे सीधा कोई आदमी नहीं, तो फिर आपने हराया क्यों? बोले साहब वो तो जल्दबाजी में को माम लो, हरा तो सीधा 5 साल बाद चुनाव होता, या तो 1 साल में चुनाव हो तो हरा भी दो, 1 साल जल्दी निकल जाती है। 5 साल सरकार के खिलाफ निकालने में कितनी ताकत लगती है। आपको धरने में 13 दिन कैसे निकले, ये तो मैं आपके पीछे खड़ा था, तब हिम्मत नहीं हुई राजस्थान की पुलिस की कि आपके धरने के अंदर आ जाए। मैंने ऐसी जगह भी देखी है कि धरने उखाड़ के ले जाते हैं और टेंट फाड़ के ले जाते हैं पुलिस वाले, ये पैरामिलिट्री वाले और मिलिट्री वाले। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य मेरे भाई। लेकिन मुझे पता था कि मुझे जाना है, और कोई मैं वोटों की राजनीति करने यहां नहीं आया। वोट 4 साल बाद है, 3.5 साल बाद। 3.5 साल में लोगों को तो 9 दिन पुरानी बात याद नहीं रहती। कल क्या खाया सब्जी याद नहीं होगी, कल सुबह काई खाए उठा ने काई सब्जी खाई कल सुबह, तो कौन सी याद रखोगे कि नहीं रखोगे? लेकिन के राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया। लोगों ने कहा कि वहां तो कांग्रेस और बीजेपी है। मैंने हुक्का ललकार के माध्यम से किसान की कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, बेरोजगारों को रोजगार और फ्री बिजली, किसान जवान की बात दिल्ली तक कर्ज माफी को लेके वो सीने पे गोलियां खा के सादत दी। भाइयों उन हुंकार ललकार के माध्यम से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ। उन्होंने अपने खुद के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन
गठन करके देश में संदेश दिया कि कांग्रेस बीजेपी के अलावा भी हम मजबूती से लड़ सकते हैं और खुद के हितों के लिए आपने आरएलपी का गठन किया। आपको याद होगा जब देश का किसान आंदोलन की मार झेल रहा था, 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी। उस वक्त में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए की सरकार के अंदर था। जब राजस्थान की सरकार गिर रही थी, मैं मोदी और अमित शाह के जो इंडिया एनडीए के दल थे सारे, उनके अंदर नजदीक लोगों में था। लेकिन जब देश के किसान को तकलीफ में देखा, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश दिल्ली के किसान नेता मेरे पास आए, मेरे घर पे, उन्होंने कहा उससे इस्तीफा दे दो तो राजस्थान में किसान आंदोलन गति पकड़ लेगा और शाहजहांपुर बॉर्डर आपको जाम करना। मैंने कहा मेरे बलिदान से अगर मेरे पंजाब के जट सिख भाइयों ने जिस आंदोलन की शुरुआत की, हरियाणा के मेरे भाई उनके समर्थन में आए, यूपी दिल्ली के भाई समर्थन में आए, और हनुमान बेनीवाल के छोटे से बलिदान से अगर किसान कौम की जीत होती है तो मैंने मोदी का साथ छोड़ के दिल्ली कूच किया। आप हजारों नौजवान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मेरे छोटे भाई मेरे साथ थे, और उस कूच के बाद जो मंजर आपने देखा, शाहजहांपुर का बॉर्डर जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ, वो हाईवे भी जाम किया। उसके बाद 70 दिन एक एमपी सड़क पर बैठा हुआ था। 70 दिन अगर देश का कोई सांसद सड़क पर लड़ रहा था तो हनुमान बेनीवाल था। सड़क पे वो लड़ते हैं जिनको एमएलए एमपी बनना होता है, और जो बन जाते हैं वो तो कभी कभार दिखते हैं कि वो तो बन गए, लेकिन मैं बना हुआ भी आपके लड़ रहा था। मैं नागौर का सम्मान तो बढ़ा रहा था, इस राजस्थान का सम्मान भी देश के अंदर बढ़ाया कि राजस्थान का हनुमान बेनीवाल, जिसने पार्टी बनाते वक्त ही कहा था जब भी देश के जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी, एक पल में सत्ता को ठोकर मार के मेरे भाइयों के साथ आऊंगा। वो मैदान आंदोलन की जीत का जिक्र होता है, तो हरियाणा, पंजाब, यूपी और दिल्ली के अंदर भी लोग कहते हैं कि राजस्थान के हनुमान बेनीवाल ने उत्तर भारत में हमारे समाज के किसानों के बहुत से सांसद थे, लेकिन सत्ता किसी ने नहीं छोड़ी। उसने मंत्री का पद ठोकर मार के अपने भाइयों का, समाज का नाम देश में रोशन किया। यह होता है त्याग और समर्पण। दूसरा, जब अग्निवीर की योजना आई, सेना को ठेके पे दे दिया। मुझे क्या आवश्यकता थी? मैं तो लोकल मुद्दे उठाता, एक दिन बयान देकर दूसरे दिन मेरा काम करता। लेकिन अग्निवीर के मामले को भी मैंने लिया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, पहले दिन झंडे के साथ आंदोलन में कूदा, और एक भी जगह राजस्थान के, प्लीज माताओं बहनों 1 मिनट, 2 मिनट रुको, 2 मिनट, इनको नीचे बैठाओ, 2 मिनट। अग्निवीर हमारे बच्चे जाते हैं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के सबसे ज्यादा। हमारी रेजिमेंटें लड़ती है देश की सीमाओं पर, उस उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, अग्निवीर आते ही झगड़े हुए, ट्रेनें जली, कई लोग जान गंवा दी कई लोगों ने। लेकिन मैंने पहले ही दिन इस आंदोलन को अपने हाथ में लिया, और एक भी जगह राजस्थान में आगजनी की घटना नहीं होने दी, और नौजवानों को साथ लेके मीटिंग में उठाया, और उसका परिणाम ये निकला, पहले 25% अग्निवीर रख के और 75 वापस भेजने की बात थी। डरी हुई मोदी सरकार बोली ये जवानों का मामला है। मुझे बीजेपी के नेताओं ने कहा आप इस मुद्दे के पीछे क्यों पड़े हो? मैंने कहा मेरी आदत है, मैं जिसके पीछे पड़ता हूं उसमें जीत हासिल करता हूं, समय लग सकता है। और 50% उसमें करा दिया। अब आधों को तो रख रहे हैं, आधों को वापस भेज रहे हैं। और जिस दिन आप दिल्ली कूच करोगे उस दिन अग्निवीर को भी समाप्त करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां देश में चालू करा देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर पे बैठी थी, उस वक्त आपका कोई भाई उनको देश में न्याय दिलाने नहीं गया। अगर देश का पहला शासक
उस बाहुबली से लड़ने गया। उत्तर प्रदेश का जो बाहुबली था, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का नजदीकी और खुद बहुत बड़ा नेता बीजेपी का, हनुमान बेनीवाल देश का पहला सांसद था जिसने पहलवान बेटियों के बीच में जाके कहा आपको न्याय दिलाऊंगा, कितना ही समय लग जाए, आप अकेली नहीं हो, राजस्थानी नहीं, देश का जवान आपके साथ है। तो मैं तो आपका हमेशा सम्मान बढ़ाया, मैंने मेरे लिए तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, एमएलए एमपी आप बढ़ा रहे हो, लेकिन एमपी भी अगर गठबंधन नहीं हो तो मुझे लग रहा है एमपी में भी हवा निकाल देते आप। अब की बार देखा था मैंने इस चुनाव के अंदर किस तरह हमारे लोग बिखर गए। हमारे सरपंचों ने सौगंध खाई थी कि हम हनुमान जी को वोट नहीं देंगे। बहुत से वीडियो वायरल हुए थे, आपने देखे होंगे, चुनाव के समय देखे थे कि नहीं देखे थे। और ज्योति मिर्जा ने तिजोरी खोल दी थी, उसके पास इंडिया बुल्स का पैसा है, उसकी सासू जी ने बहुत पैसा कमाया। सासू जी का बहुत बड़ा नाम था, जो भी जिधर देश के बड़े लोगों से अच्छे संपर्क थे उनके, पैसा इकट्ठा करते रहे, पैसा इकट्ठा करते रहे और पैसा इकट्ठा करके और फिर लोगों का पैसा ठग लिया। और इंडिया बुल्स ने 50,000 करोड़ से लेके 1,00,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। वो घोटाला कैसे होता है आप जानते हो? तो लॉटरी के टिकट खरीदते हो, सारा समझ गए आप। कई कहते हैं साहब आप 1 का 2 कर देंगे, 2 का 8, 4 का 8, तो लोग पैसा लगाते जाते हैं, वो तो पैसे बड़ा हो जाता है और आपको डुबो जाता है। ये इंडिया बुल्स, उस इंडिया बुल्स की मालकिन के सामने मेरा तीसरा चुनाव था। और मैं आपको बता दूं, दुर्भाग्य से अगर वो सांसद बन जाती और दिल्ली में मिनिस्टर बन जाती तो आपको यहां बैठने में नहीं देती। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि 3 बार उसको लोकसभा में और 1 बार मेरे सहयोग से राजस्थान, लेकिन 4 बार हरा दिया तो क्या हुआ? बजरी की मायूस तो ले होंगी कह रही है, बजरी तो अच्छी है जिंटिया में, तो मैं रखूंगी मायूस। भाई तुमने राजनीति में हरा दिया होगा, लेकिन बजरी का काम करने से तो कोई नहीं रोक सकता, वो तो करेगी आपके इलाके के अंदर। मैं राजनीतिक रूप से किसी का विरोधी हो सकता हूं, लेकिन हमारे नेता, हमारे लोग, हमारे विधायक और हमारे सांसद अगर आपकी जमीनों पर कब्जे करने लग जाए, हमारे पास जमीन कहाँ है? कभी तो भारतमाला निकलती है, सारी जमीन किसानों की ले लो। देखा इस भारतमाला को मैंने, पंजाब हरियाणा के अंदर जो मुआवजा था उसका 20% ही नहीं हमारे यहाँ पे, डीएलसी की दरें ठीक नहीं, और उस भारतमाला का इतना बड़ा उपयोग भी नहीं, आवश्यकता ही नहीं थी। कुछ लोग बैठे रहते हैं सरकार के अंदर, चाहे जैसी बात कर लेते हैं, हमारे लोग बोलते नहीं, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। जो जमीन का मालिक है, जो किसान है, फिर वो उनसे टक्कर नहीं ले सकता। भाइयों, कभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निकल गया, अब एक नया राजस्थान में निकाल रहे हैं, जयपुर फड़ौदी थार। अब लोग बताओ, वो थार को निकाल देंगे, सिर्फ 2-3 मंत्री, उनकी होटलें अच्छी कैसे चले, उनका कारोबार कैसे चले, इसलिए जयपुर से फलौदी तो बना हुआ ना, जयपुर से फलौदी, फलौदी से नागौर, और नागौर से जयपुर एक नहीं बना हुआ, उसी को कर दो आप अगर करना चाहते हो। उसको नेशनल हाईवे घोषित करा के उसको कर सकते हो, और 10-20 किलोमीटर तो उसमें ही कम हो जाएगा। आपकी तो कोई नहीं सुन रहा है, मैं अकेला ही सुन रहा हूं, और आप भूलते जल्दी हो। 20 साल पहले अगर कोई बदमाशी कर गया और 20 साल बाद अच्छे कपड़े पहन के बड़ी गाड़ी लेके अगर 5 लाख रुपए का चंदा दे देता कहीं आके मंदिर है उसके अंदर, आपके तो आदमी बहुत जोरदार, आओ आओ ऊपर आओ, छापो बंदाओ, छापो बंदाओ, तो मर जाते ना हमारे जैसे लोग। आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 20 साल पहले अगर कोई चोरी करके गया, 25 साल पहले अगर आपको कोई धोखा देके गया, वो दोबारा अगर आपके बीच आए तो आप उसका इतिहास टटोलो कि वो ठग तो नहीं है जो 25 साल पहले ठग गया। अगर ठग होगा तो निश्चित रूप से ठगी करने ही आपके बीच आएगा। ऐसे बहुत से ठग नागौर और राजस्थान के अंदर घूम रहे हैं, हमारी समाज के बहुत से ठग, जिन्होंने पूरी जिंदगी दारू बेची, जमीनों पर कब्जे किए, और अब अपने आप को बहुत बड़ा दानदाता साबित करके और बुढ़ापे के अंदर
आपकी दुआएं लेना चाहते हैं। आप सारी बातें जानते हो, वो लोग कौन हैं, उनसे सावधान रहना जिन्होंने हमारे समाज के हजारों बच्चों को दलदल के अंदर धकेल दिया। लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो छोरा ने खराब करे। अच्छा बताओ, यहाँ से 2-3 छोरों खराब किया क्या? यहाँ से नाम तो बताओ। पादू से? अरे मैं हूं, जब आप पूरी ताकत के साथ लड़ते हो। मैं 2008 में एमएलए बना, जब आपके यहां से मेड़ता सुख जी थे, ये आपके डेगाना अजय सिंह जी थे, रिचपाल जी उस समय, और मैं कलेक्टर एसपी के वहां मिलने जाता था तो रिचपाल मिर्दा विधायक थे, और उस समय तो रिचपाल का बड़ा नाम था भाई। दूसरा तो पढ़ाई का माहौल नहीं, एक ही आदमी दिखता था इधर उधर, चाहे जैसे भी थे। वो पर्ची लेके कलेक्टर एसपी के बाहर 1-1 घंटा बैठते थे। एमएलए कहां बैठते थे? एसपी कलेक्टर के चेंबर के बाहर। और कभी कभी तो एक हमारा चपरासी खत्म हो गया, बुढ़ा नत्तू था, या जिंदा है मुझे नहीं पता, जिंदा है तो मेरी बात सुन रहा होगा। वो मेरे को कह रहा था कि साहब आप पहले क्यों नहीं आए? मैं कि मेरा जन्म ही लेट हो, मैं क्या करूं, पहले कैसा था, जब जन्म हुआ तो आगे। ये रामनिवास जी जानते हैं बहुत सारी बातें। तो नत्तू बोला साहब रिचपाल जी तो इतने बड़े ठग थे कि कलेक्टर से मिलते नहीं थे, 4 आदमियों को लाते, उस हॉल में से निकल गए और मुझे खर्ची दे देते, और मैं उनके साथ बाहर जाके कहता कहीं नत्तू बात होगी? बोला साहब की कलेक्टर बात होगी थे, जाओ। समझ गए आप? तो इतनी बड़ी ठगी की है आपके यहां। दूसरा, गाड़ियों का रिकॉर्ड बना दिया। सुनाओगे? सुनो रोजीना। मैंने कहा जी यार, लोग मना नहीं करते। मैंने कहा इसको सीरियस नहीं लेते लोग, थोड़ी देर सीरियस लेके और फिर मजाक में ले लेते हैं कि यार कैसी जनता है हमारे इधर। तो इस तरह मंच पे गाली, हाँ घर में लोग देते हूँ, मैं ही नहीं कह रहा हूँ। अब कोई कहते साहब, हर व्यक्ति कहीं कोई गुस्से में भी बात कर लेता है, हो जाता है, झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन पब्लिक मंचों पे इस तरह गालियां देना। और हमें क्या दे दिया भाई तुम लोगों ने? तुम्हें तो 70 साल वोट दिए हम लोगों ने।